प्यारे बच्चों, श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे पूर्ववर्ती टॉपिक जो कि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड चल रहा था, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट का टॉपिक क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स। क्या चल रहा है? कार्ल मार्क्स, है ना? यही टॉपिक चल रहा है ना हमारा। तो देखो, मैं आपको पूर्व में भी बार बार इसको दोहराता हूं कि कार्ल मार्क्स का जो टॉपिक है, यानी कि जो पहला पेपर है, आपको उस पेपर का विदित है नाम अस्तरे समाजशास्त्रीय विचार। नाम को नहीं बोलना है, पेपर का नाम भूल जाएंगे। ऐसी समस्याएं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स में देखने को मिलती हैं आर्ट्स में। विशेष रूप से बच्चों को अपने पेपर्स और सब्जेक्ट का नाम याद नहीं होता, इसलिए बार बार मैं सब्जेक्ट का नाम दोबारा पेपर का नाम साथ में दोहराता हूं। तो हम किस पेपर को अध्ययन कर रहे हैं? बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट को। उसका क्या नाम है? उस पेपर का नाम है समाजशास्त्रीय विचार। समाज शास्त्रीय क्या? विचार, है ना भाई? यानी कि प्रमुख समाजशास्त्री, थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट, उनके विचारों का अध्ययन इस बुक में है। तो प्यारे बच्चों, आप ये मान लें, सोशियोलॉजी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम समाजशास्त्रीय विचार है, इस पेपर में थिंकर्स अर्थात प्रमुख समाजशास्त्री, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे मैंने कहा, कार्ल मार्क्स, इमानुएल कांट, मैक्स वेबर, बीपी मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी और अन्य अनेक समाजशास्त्री हैं जिनके विचारों का, जिनके जीवन चित्रण का, जिनकी प्रमुख रचनाओं का हमें इस पेपर में अध्ययन करना है। अब मैं आपको आज इस कार्ल मार्क्स के टॉपिक का अंतिम, जो इसका लास्ट सेकंड जो है टॉपिक के हिसाब से लास्ट, और इसके हिसाब से दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कौन सा? वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है? वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इससे पूर्व हमने जो अध्ययन किया वो था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कौन सा सिद्धांत था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को आप, मुझे उम्मीद है कि इस तरह समझ गए होंगे। ये दो शब्द हैं, दोनों के लिए मैंने कहा था कि द्वंद्वात्मक, द्वंद्वाद क्या है? इसमें मैंने आपको बताया था वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति आती है। ठीक है भाई? संवाद क्या है? नवीन स्वरूप है। क्या है? नवीन स्वरूप है। कोई वस्तु, कोई बात, उसका एंटी यानी कि उसका विरोध हुआ, वे काल प्रतिवाद, और जो नवीन स्वरूप निकल के आया वे काल संवाद। ठीक है? एक समय बाद जो संवाद है वो क्या हो जाता है? वाद। फिर उसका क्या होगा? प्रतिवाद। फिर उसका क्या होगा? संवाद, अर्थात विकास या परिवर्तन, हम इसको यूं कह सकते हैं। इस तरीके से होता है। ठीक है? और मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स इसका कारण क्या मानता है? मार्क्स इसका कारण पदार्थ को मानता है। किसको मानता है? पदार्थ को। और मार्क्स ने जो ये द्वंद्ववाद का सिद्धांत ग्रहण किया था, हीगल, और हीगल इसके लिए किसको मानता है? विचार को मानता है। इसी आधार पर मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत के लिए कहा था, क्या कहा था?
हीगल के सर के बल खड़े द्वंद्ववाद के सिद्धांत को पैरों के बल खड़ा कर दिया। समझ गए? वही चीज था। तो कहने का मतलब यह है कि द्वंद्ववाद ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ या वाद विवाद, क्या? वाद विवाद या तर्क वितर्क। समझ गए? इस तरीके से हमने कल आपको कार्ल मार्क्स का जो प्रथम सिद्धांत था जिसका नाम क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, उसे हमने आपको समझाया था। इस सिद्धांत में एक बात बहुत याद रखने की है जिस पर एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। हीगल ने द्वंद्ववाद की अवधारणा किससे ग्रहण की थी? फिक्टे से। ठीक है? हीगल ने द्वंद्ववाद की अवधारणा किससे ग्रहण की? फिक्टे से। और कार्ल मार्क्स ने किससे द्वंद्ववाद की अवधारणा ग्रहण की? हीगल से। तो बिल्कुल सिंपल सी है, एक सीधा फिक्टे, हीगल और मार्क्स। क्या क्या हो जाता है? फिक्टे, हीगल और मार्क्स। कहने का मतलब है फिक्टे से ग्रहण किया हीगल ने और हीगल से ग्रहण किया कार्ल मार्क्स ने। तो द्वंद्ववाद का सिद्धांत फिक्टे से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंचा? मार्क्स तक पहुंचा। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो हीगल के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हीगल किसी भी चीज के लिए विचार को जिम्मेदार मानते हैं, परिवर्तन या विकास के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? विचार को। जबकि कार्ल मार्क्स प्यारे बच्चों, तो हम वापस उसी बिंदु पर आते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। अभी हमने जो देखा है वो ये था कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो कि हमने कल इसका अध्ययन किया था। क्योंकि हमें ऐसा लगता है यदि ये पूर्व मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है, पूर्व के एग्जाम में, तो इस बार इसकी संभावना है, इसलिए हम इसको दोहरा रहे थे। और हमारा ये मानना है कि आप इसे अच्छी तरह समझें ताकि जब आप इसका उत्तर दें तो आप कहीं भी गलती ना करें। वही बात मैं आपको जहां पर हमने इसको छोड़ा था वो बात थी कि द्वंद्ववाद के सिद्धांत को मार्क्स ने किससे ग्रहण किया? मार्क्स ने ग्रहण किया हीगल से। हीगल ने किससे ग्रहण किया? फिक्टे से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत फिक्टे से चलकर मार्क्स पर आया, लेकिन मार्क्स ने हीगल के जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत था, जिसके लिए मार्क्स ने कहा था कि मैंने इसके सिद्धांत को जो कि सर के बल खड़ा था, पैरों के बल खड़ा कर दिया है, अर्थात उस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के बाद उसने एक नवीन सिद्धांत जिसने पदार्थ पर उसने बन दिया और कहा कि परिवर्तन का जो मूल कारण है वो क्या है? पदार्थ, न कि विचार। इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है इसने पदार्थ, मूर्त पर अधिक बल दिया, और यही हीगल और मार्क्स के जो सिद्धांत है, मार्क्स का जो सिद्धांत है उसमें आमूलचूल परिवर्तन है या बदलाव है या अलग है। अब बात आती है, ये चीज आप इस तरह समझते होंगे कि इसमें एक स्थिति होती है वाद, प्रतिवाद और संवाद की, और उसके बाद संवाद फिर वाद हो जाता है, वाद फिर प्रतिवाद को जन्म देता है, प्रतिवाद संवाद की स्थिति में आता है और एक नवीन स्वरूप, एक वाद, फिर एक प्रतिवाद, फिर एक नवीन स्वरूप, इसी तरीके से निरंतर समाज, राष्ट्र प्रगतिशील होता रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। यही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे कार्ल मार्क्स का जो दूसरा सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या नाम है प्यारे बच्चों? उस सिद्धांत का नाम है वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या नाम है प्यारे बच्चों? वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये भी कार्ल मार्क्स का एक अति महत्वपूर्ण और एक उपयोगी सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने अपने उन विचारों को संपूर्ण राष्ट्र और समाज के सामने रखा जो तात्कालीन समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या भी थी। मार्क्स का मानना था कि मार्क्स का क्या मानना था कि समाज क्या है? आपको पूर्ववर्ती क्लासों में हमने पढ़ाया, समाज
सामाजिक संबंधों का एक जाल है। क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, या सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। ठीक है, किसने कहा था? ये समाज है। ये है मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा था कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है, या सामाजिक संबंधों का एक जाल ही समाज है। ये बात किसने कही थी? मैकाइवर पेज ने। अब बात आती है मार्क्स पर। चलते हैं। तो मार्क्स ने कहा था कि जो तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जो समाज था उसमें प्रमुखतः उसके अकॉर्डिंग दो वर्ग थे। जो उसने मोटे तौर पर जो दो बातें कही उसके अनुसार समाज में कितने वर्ग थे? दो वर्ग प्रमुख थे। एक था शोषक वर्ग। एक कैसा था? शोषक वर्ग। दूसरा था शोषित वर्ग। कौन सा? शोषित वर्ग। एक वर्ग को उसने पूंजीवादी कहा। क्या कहा? पूंजीवादी। कौन सा वर्ग उसने नाम दिया? पूंजीवादी। दूसरा उसने कहा सर्वहारा वर्ग। कौन सा कहा? सर्वहारा वर्ग। तो सबसे पहले इसका अध्ययन करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वर्ग क्या है। भाई वर्ग क्या है, और उसके बाद तो हम वर्गों में संघर्ष को पढ़ेंगे। तो बहुत इसको समझने के लिए बहुत एक सिंपल सी बात है। वर्ग एक निश्चित संस्करण के साथ जीने वाले लोगों का समूह है। इसे विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया, जिसमें ऑकबर्न और निमकॉफ है। ऑकबर्न और निमकॉफ के अलावा अन्य अनेक विद्वान हैं, जैसे गिन्सबर्ग है ना, जिन्सवर्ड है, और इसके अलावा जो और हैं वो मैकाइवर पेज है, लैपियर है, आदि ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने वर्ग को परिभाषित किया। अब मैं सबसे पहले आपको एक ही परिभाषा के आधार पर इसे समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे वर्ग के लिए ऑकबर्न और निमकॉफ ने एक परिभाषा दी। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार क्या है? एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार वर्ग ऐसे सामाजिक व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक परिस्थिति होती है। तो कहने का मतलब है एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी सामाजिक परिस्थिति लगभग क्या होती है? समान होती है। समान सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों का समूह ऑकबर्न निमकॉफ के अनुसार एक वर्ग कहलाता है। क्या? एक निश्चित सामाजिक परिस्थितियों वाले व्यक्तियों का समूह ऑकबर्न निमकॉफ के अनुसार क्या कहलाता है? एक वर्ग कहलाता है। इसके अलावा हम दूसरी बात करते हैं जिन्सवर्ग ने भी कहा कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, अन्य मनोभाव, प्रवृत्तियों आदि में समानता रखते हैं। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके विचार, मनोभाव, व्यापार, इन सब में वो लोग एक दूसरे के साथ समानता रखते हैं, जिन्सबर्ग के अनुसार वर्ग कहलाता है। इसी तरीके से मैकाइवर पेज ने इसकी परिभाषा दी। अन्य अनेक समाजशास्त्रियों ने वर्ग को परिभाषित किया। तो वर्ग के लिए मैंने अभी आपकी किसकी परिभाषा बताई? ऑकबर्न एवं निमकॉफ की। ऑकबर्न निमकॉफ ने क्या कहा? ऐसे ऑकबर्न निमकॉफ के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी सामाजिक परिस्थिति लगभग समान होती है। ठीक है, समान होती है ना भाई। दूसरी दूसरी परिभाषा हमने किसकी बताई? जिन्सबर्ग की। इनके अनुसार जिनके मनोभाव, विचार, व्यापार और रीति रिवाज सभी में लगभग समानता होती है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिन्सबर्ग के अनुसार वर्ग कहलाता है। ठीक, इसी तरीके से वर्ग के लिए मैकाइवर पेज ने परिभाषा दी। मैकाइवर पेज के अलावा अन्य और समाजशास्त्री भी रहे जिन्होंने इसको परिभाषित किया। गिन्सबर्ग ने भी इसके लिए परिभाषा दी। अनेक व्यक्तियों ने वर्ग को परिभाषित किया और इसकी परिभाषा मैक्स
क्या है कि ऐसा समूह है जिनकी सामाजिक परिस्थिति लगभग समान होती है, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब इसमें एक बात सामने आती है कि वर्ग के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे एक निश्चित संस्करण हो, वर्ग चेतना हो, समान परिस्थिति हो, श्रेष्ठता व हीनता की भावना भी पाई जाती है, मुक्तता, वर्ग एक वस्तुनिष्ठ जो पक्ष भी है, संबंध है, उप संस्कृति अपनी अलग होती है, पूर्णतः अर्जित है। वर्ग क्या है? इसको हम विशेषता भी कह सकते हैं कि एक पूर्णतः अर्जित परिस्थिति भी है, अर्थात व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने कर्म से उस वर्ग को बदल भी सकता है। तो कहने का मतलब है कि वर्ग एक्सप्लेन हो गया जिसमें लगभग सेम परिस्थिति हो, जिसमें लगभग समान मनोभाव हो, जिसमें लगभग समान तरीके की सोच हो, ऐसे व्यक्तियों का संग्रह या समूह वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है, कार्ल मार्क्स ने जो ये बात कही थी, इसमें एक चीज और भी आती है। अब आती है कि कार्ल मार्क्स ने जो बात कही उसमें इन्होंने कहा कि इसकी सामान्य जीवन विधि होती है, वर्गों की अनिवार्यता, और इसके अलावा इसमें जो वर्गों में अंतर आता है, वर्ग निर्धारण का जो आधार है वो परिवार, वंश, कुल, धन संपदा, जमीन आदि प्रमुखतः वर्ग के आधार हैं, जिनके आधार पर वर्ग बनते हैं। उनमें बौद्धिक स्थिति, उनमें परिवार की सामाजिक स्थिति, वंश की सामाजिक स्थिति, जाति की सामाजिक स्थिति, धन की स्थिति के आधार पर कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्गों का सृजन होता है, और कालांतर में धीरे धीरे ये वर्ग एक रूप से दूसरे रूप में या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में व्यक्ति गमन करता है। यह आवश्यक नहीं कि आज कोई व्यक्ति पूंजीवादी है, पूंजीपति है, कल वो सतवारा नहीं होगा या गरीब नहीं होगा। कोई गरीब है तो ऐसा नहीं कि वो धनवान नहीं हो सकता, अर्थात समय चक्र के हिसाब से व्यक्ति इसे बदल सकता है अपनी मेहनत से। इसीलिए वर्ग एक अर्जित परिस्थिति है, परिस्थिति हैसियत जिसे व्यक्ति अपने कर्म से प्राप्त करता है। ठीक है भाई, अब बात आती है दूसरे टॉपिक पर, जो कि कार्ल मार्क्स ने इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया कि कार्ल मार्क्स जो कहता है, उसने एक और भी बात कही, उसने कई अनेक और वर्गों के बारे में भी कहा, लेकिन उसने प्रमुखतः दो ही वर्गों का उल्लेख किया है जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स बुर्जुआ वर्ग, उच्च एवं मध्यम कृषक वर्ग, दास कृषक वर्ग, कृषक श्रमिक, सामंती अभिजात, औद्योगिक श्रमिक, इनके आधार पर भी वो विभिन्न तरह की वर्गों की कल्पना करता है। और लेकिन प्रमुखतः वो हमेशा इन बातों को कहता है, केवल आदिकाल के अलावा जहां कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। आदिकाल में मैं आपको इसको एक बार पुनः कार्ल मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दासत्व, सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था, उसने ये चार समय काल को इन चार भागों में डिवाइड किया है ना। उसके आधार पर इसने वर्ग की रचना की, वर्ग के बारे में बताया और वर्ग को एक्सप्लेन किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूर्ववर्ती जब आदि मानव वाली व्यवस्था थी, तो कार्ल मार्क्स ने उस व्यवस्था के लिए कहा था कि उसमें वर्ग विहीन समाज था। क्यों? मानव अकेला था, अकेले व्यवस्थाएं शिकार पर आधारित थी। ठीक है, शिकार के लिए व्यक्ति को जब इसने इधर से शिकार के लिए प्रयास किया, शिकार इधर भागा, तो इसे महसूस किया कि दूसरा व्यक्ति हो। और जब वो अकेला था, यानी आदिम जब व्यवस्था थी, तो वर्ग ही नहीं था, व्यक्ति अकेला रहता था, उसका कोई समाज नहीं था, उसकी कोई स्थिति नहीं थी, इसलिए उस समय वर्ग विहीन समाज था। वर्ग विहीन समाज था। कैसा? वर्ग विहीन समाज था। तो लेकिन स्टार्टिंग में कोई वर्ग नहीं था, लेकिन कालांतर में जब उसे एक से दूसरे की आवश्यकता पड़ी, दूसरे से तीसरे की आवश्यकता पड़ी, तीसरे से चौथे की आवश्यकता पड़ी, तो क्या बना? तो समूह बना। समूह ने क्या बनाए? नियम बनाए, नियम बनाए, और फिर किसका निर्माण हुआ? सामाजिक संबंधों का।
और संबंधों से क्या बना, समाज बना। ठीक है, और समाज से क्या बना, समाज की नींव डाली परिवार ने, क्योंकि इसमें एक स्त्री और पुरुष का भी योग था और उससे जन्म लिया, उससे जन्म हुआ परिवार से नातेदारी। ठीक है, और नातेदारी। तो कहने का मतलब है जब व्यक्ति आदिम अवस्था में था तो समाज वर्ग विहीन था, लेकिन जैसे ही समूह बना, समूह से क्या बना, समूह से क्या बना, ग्रुप, यानी जिसको हम समूह कहते हैं। समूह में एक व्यक्ति श्रेष्ठ भी होता था, चाहे वो ताकत में श्रेष्ठ हो, है, चाहे वो किसी अन्य शिकार में तेज हो, तो उस समूह में उसका रुतबा अलग था। और बहुत सारे जो कुछ लोग कमजोर भी थे, उसका रुतबा निचला था, कुछ मध्यम वर्ग के थे, कुछ इस तरीके से थे। लेकिन धीरे धीरे ये ताकतवर राजा बन गए, कमजोर श्रमिक बन गए, और मध्यम वर्ग क्या बन गए, कृषक बन गए या पशुपालन करने लगे। तो धीरे धीरे अपने आप ही स्वतः ही समाज में वर्ग की स्थापना हो गई। जब राज्य का जन्म हुआ, राज्य बना, राष्ट्र बना, तो कालांतर में वर्ग की भी स्थापना प्यारे बच्चों हो गई। स्टार्टिंग में समाज कैसा था, वर्ग विहीन समाज था। उसके बाद दासत्व, क्योंकि जब राजा हो गए, ताकत आ गई, यानी ताकत के बल पर एक समूह बनता था। ये ताकतवर इंसान किसी को भी पकड़कर अपना गुलाम बना लेता था और उससे मनचाहा काम कराता था। अर्थात दासत्व सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन पूर्व में था, और दास को खरीदने की प्रथा भी चली। जिसके पास पैसा या ताकत होती थी वो दासों को लेते थे और उससे आजीवन काम कराते थे। तीसरी व्यवस्था आई थी सामंतवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। और चौथी व्यवस्था पूंजीवादी समाज या आधुनिक व्यवस्था, है ना। तो अर्थात कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को आदिम समाज से लेके वर्तमान आधुनिक समाज तक के बीच की स्थिति को एक्सप्लेन किया। और उसने कहा कि पूर्व में जब आदिम सामाजिक व्यवस्था थी उस समय समाज वर्ग विहीन समाज था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे दासत्व सामाजिक व्यवस्था आई, उसके बाद सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था आई, और फिर पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था। और इस व्यवस्था से परेशान होकर कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी समाज की स्थापना पर बल दिया, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सभी का बराबर अधिकार के लिए उसने कहा था कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। तो वही कारण था और वही स्थिति थी। कार्ल मार्क्स का ये मानना था, कार्ल मार्क्स ये कहता था कि अब अभी तक हमने जो समझा, अभी तक जिस बिंदु पर हम चल रहे थे वो था वर्ग। अब प्यारे बच्चों आप समझ गए, वर्ग एक निश्चित परिस्थिति के व्यक्तियों का समूह। ठीक है, किसने कहा ये, आफबर्ग और निमकॉफ ने। आफबर्ग निमकॉफ के अनुसार ऐसे व्यक्तियों का समूह या संग्रह जिनकी लगभग समान क्या हो, परिस्थिति हो, विकाल क्या, वर्ग। ठीक है, तो अब इसने वर्ग के लिए बताया, वर्ग की परिभाषा ये हो गई जिसमें सभी की लगभग समान परिस्थिति हो। ये वर्ग का उदय कब बताया कार्ल मार्क्स ने, सबसे पहले इसने कहा था कि आदिम समाजों में वर्ग नहीं था, वर्ग विहीन समाज था। क्यों, क्योंकि व्यक्ति सिंगल रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसने समूह बनाया, समूह के कुछ नियम बने, नियम में एक व्यक्ति श्रेष्ठ हुआ और कुछ मध्यम हुए, कुछ दास हुए, उसके बाद दासत्ववादी व्यवस्था आई और वर्गों का उदय हुआ। उसमें एक राजा, एक गरीब, एक मध्यम वर्ग, इस तरह वर्ग। और आधुनिक समाज में गरीब और पूंजीवादी या लोगों का एक समूह या पूंजीवादी वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में सभी संसार में 3 प्रकार के वर्ग हैं। एक तो पूंजीपति, यानी ऐसे लोगों का संग्रह, ऐसे लोगों का समूह जो पैसे वाले हैं। दूसरा ऐसे व्यक्तियों का संग्रह, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो मध्यम वर्ग में है, ना वो पैसे वाले हैं ना वो बिल्कुल गरीब हैं। और एक तीसरा ऐसे व्यक्तियों का समूह जो केवल अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, अर्थात वो गरीब हैं। वो तीसरा समूह। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो मानना था, तो अब आप बात समझिए, कार्ल मार्क्स ने आदिम साम्यवादी व्यवस्था, आदिम व्यवस्था के लिए कहा, फिर दासत्व व्यवस्था में, फिर सामंतवादी व्यवस्था में, और उसने लास्ट पूंजीवादी व्यवस्था के लिए। अब कार्ल मार्क्स के अगले बिंदु पर आते हैं जो कि वर्ग संघर्ष के लिए कहता है। कार्ल मार्क्स वर्ग समझ गया, वर्ग को कार्ल मार्क्स ने, लेकिन जब भी बात आती है कार्ल मार्क्स हमेशा 2 वर्ग के लिए कहता है। कौन सा, शोषक यानी कि पैसे वाला, जूते वाला, पावरफुल राजा,
वो है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। दूसरा कौन सा है? शोषित वर्ग। ठीक है, इसको ये पूंजीपति वर्ग कहते हैं इसको, है ना। इसको सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं, सर्वहारा वर्ग। और कार्ल मार्क्स इसी ही व्यवस्था का विरोध करता है, इसकी जगह वो साम्यवादी व्यवस्था के लिए कहता है। कौन सी व्यवस्था के लिए कहता है? साम्यवादी व्यवस्था के लिए कहता है। साम्यवादी व्यवस्था का मतलब यह है कि उत्पादन के साधनों पर, किस पर? उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व हो? उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। किसका? राज्य का स्वामित्व हो। वो क्या है? कौन कहता है इस बात को? कार्ल मार्क्स कहता है। जबकि पूंजीपति जो वर्ग है वो साम्यवादी व्यवस्था को नहीं चाहता, इसलिए कार्ल मार्क्स का हमेशा जीवन के अंतिम समय में जब भी शोषित वर्ग के लिए आवाज उठाई, सरकारों ने भी इसका विरोध किया। इसीलिए लेकिन अंत समय तक जब कार्ल मार्क्स ने संसार को छोड़ा तो एंजिल ने यह कहा था कि गरीबों का मसीहा इस संसार से चला गया, या गरीबों के लिए सोचने वाला मस्तिष्क बंद हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। और उसने यही कहा था। तो अब बात आती है, इसने ये वर्ग बताए। अब इसमें बात आती है बहुत सिंपल और बहुत मजेदार बात है, जिसे आप इस तरह समझेंगे। आप वर्ग समझ गए, अब बात आती है दूसरा इसका जो बात है वो है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स ने ये दो ही सिद्धांत नहीं दिए थे। कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत और भी था, जिसे कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो आपके इस अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिलेटेड है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से। क्यों? इसे मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। वर्ग संघर्ष नाम से विदित है, एक वर्ग है, यानी कि वर्ग क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। तो अकेला व्यक्ति क्या संघर्ष करता है? नहीं करता। तो कहने का मतलब है वर्ग कितने हैं? एक या एक से अधिक? एक तो है नहीं, एक से अधिक। ठीक, अब एक से अधिक वर्ग, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स कितने वर्ग मानता है? मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स दो वर्ग, शोषित और शोषक। वो ये कहता है कि दोनों वर्गों में क्या होता रहता है? संघर्ष होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। क्यों होती रहती है? और उसने उस लड़ाई, उस संघर्ष का मूल कारण क्या माना? मूल कारण माना अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है? लाभांश। कार्ल मार्क्स क्या है? लाभांश। लाभांश को कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कहा, यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो मूल्य है वो अतिरिक्त मूल्य है। वो क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। जैसे किसी वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपए, बेचा गया 120 रुपीज में, तो जो 20 रुपीज है वो क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। कार्ल मार्क्स इस बात का विरोध करता है कि जो ये 20 रुपए है, जो कंपनी वाला या पूंजीपति जो ये 20 रुपए कमा रहा है, मार्क्स ये कहता है इसमें से 10 रुपए तो पूंजीपति कमाए और 10 रुपए किसे मिलना चाहिए? श्रमिक को मिलना चाहिए। लेकिन पूंजीपति ये कहता है कि मैं चवन्नी नहीं दूंगा, और यही संघर्ष का कारण है। संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि इस टोटल 20 रुपए को, इस टोटल अतिरिक्त मूल्य को कौन हड़पना चाहता है? पूंजीपति हड़पना चाहता है। इसीलिए जो शोषित वर्ग है वो शोषक वर्ग के खिलाफ खड़ा हो जाता है, आवाज बुलंद करता है, उसके खिलाफ बोलता है। जब उसके खिलाफ बोलता है तो वो क्या कहलाता है? वो संघर्ष कहलाता है। और स्थितियां कई बार ऐसी भी आ जाती है कि औद्योगिक संघर्ष हो जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, हड़तालें हो जाती हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूंजीपति वर्ग को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अंत हानि केवल और केवल शोषित वर्ग की होती है, उसे दबा दिया जाता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के पास अनेक प्रशासनिक शक्तियां भी उसके साथ होती हैं, वो पैसे वाला भी होता है, वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोणों से शोषित वर्ग से श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस संघर्ष को कुचल दिया जाता है। लेकिन जिस संघर्ष के प्रेरणा स्रोता मजबूत होते हैं, वो संघर्ष से अपनी बात मनवा भी लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ये बातें कही गई, यही कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। वर्ग और वर्गों में
कि मैंने आपको परिभाषा बता दी, आगमनिकॉफ, गेंसबर्ग, जिन्सबर्ग, मैकआइवर, पेज, मैक्स वेबर, बहुत सारे लोगों ने इसे परिभाषित किया। ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनकी समान परिस्थिति हो, वी कॉल वर्ग। और इन वर्गों में संघर्ष का जो मूल कारण है वो है अतिरिक्त मूल्य, यानी लाभ, पैसा, बचत। उस बचत पर शोषित वर्ग भी अपना अधिकार जमाता है, लेकिन शोषक वर्ग उस बचत में से उसको कुछ नहीं देता। और इसीलिए एक नवीन सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का इसी पर आधारित है, वर्ग और वर्ग संघर्ष पर ही आधारित एक सिद्धांत और दिया था, अलगाव का सिद्धांत। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड है कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत से। अलगाव, अलगाव किससे? किसको? शोषित को। किससे? शोषित को अलगाव होता है। किससे? उत्पादन की प्रक्रिया से। उत्पादन की प्रक्रिया से, उत्पादित वस्तु से। ठीक है, इस तरीके से उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादित वस्तु, अतिरिक्त मूल्य, इन सभी से उसको अलगाव हो जाता है। वो अपने आप को एक वस्तु समझता है, वो अपने आप को एक केवल काम करने वाला समझता है। उसे लाभ हानि से कोई मतलब नहीं होता। उसे पता है, उसे जाना है, 8 घंटे नौकरी करनी है, वापस अपने घर आ जाना है। इसलिए वो उस फैक्ट्री या उस कारखाने में कोई मतलब नहीं रखता। उसे उससे अलगाव, उसकी प्रक्रिया से, उत्पादित वस्तु से, उत्पादन की प्रक्रिया से, लाभांश से, सबसे उसे कोई मतलब नहीं होता, लगाव होता है। क्योंकि वो ये जानता है उसे अतिरिक्त मूल्य में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब आप समझ गए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से ही अतिरिक्त मूल्य और अलगाव का सिद्धांत संबंधित है। सबसे पहले इस अतिरिक्त मूल्य के कारण ही वर्गों में संघर्ष होता है, इस अतिरिक्त मूल्य के कारण ही अलगाव की स्थिति होती है। तो प्यारे बच्चों, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मुख्य रूप से अतिरिक्त मूल्य यानी लाभांश पर टिका है, और इसीलिए विभिन्न वर्गों में संघर्ष होता है। कार्ल मार्क्स ने इसी तरीके से वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो प्यारे बच्चों, मैं जहां तक सोचता हूं, अब आप कार्ल मार्क्स के इन दो सिद्धांतों को इस तरह समझ चुके होंगे कि कार्ल मार्क्स के प्रमुख रूप से यूं तो अनेक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में दो प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका नाम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आपके इस पेपर में जो कि समाजशास्त्रीय विचार है, पेपर फर्स्ट है, इसमें इसके दो सिद्धांत प्रमुखतः दिए गए थे। कौन सा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत हमने आपको समझाए हैं, हमने आपको बताया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इन दोनों सिद्धांत को इस तरह समझ गए होंगे। और जब आपकी ऑफलाइन क्लासें हों या आपके पास मेरे नंबर हैं, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो। लेकिन मैं फिर भी आपको दोहराऊंगा कि कांटेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस ऑनलाइन क्लासेस के बाद बहुत शीघ्र भगवान से हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना के लिए वैक्सीन आए और ऑफलाइन में आप आए। आप तब जो भी आपको इस ऑनलाइन क्लासों में जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप टॉपिक को नहीं समझ पाए, जिस बिंदु को आप नहीं समझ पाए, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, उन्हें आप नोट करके रखें। और जैसे ही आप कॉलेज में आए, ऑफलाइन क्लासें जब स्टार्ट हो, तब आप इन टॉपिक्स पर चर्चा करें। तब मैं आपको इसको दोबारा भी समझाने का प्रयास करूंगा, और आपकी अगर कोई छोटी भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा अपना मानना है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं एक किसान वर्ग यानी कि मैं जमींदार वर्ग से भी हूं, और मैंने ये देखा है कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। बच्चों के पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और अपने बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बदले में जो है वो एक अच्छी परसेंटेज दें, अच्छे मार्क्स होने दें। और उसके लिए आवश्यक है कि आप जो भी टीचर ऑनलाइन क्लास ज्ञानार्जन पीजी कॉलेज में ले रहे हैं, उनकी क्लासों को लें, समझें और उन्हें नोट करें। कोई भी आपकी जो परेशानी है उसे नोट करके रखें। जैसे ही वैक्सीन आती है या गवर्नमेंट हमें आदेश देती है आपको ऑफलाइन के लिए कॉलेज बुलाने के लिए, जब भी आप कॉलेज आएंगे, आप उन प्रत्येक टॉपिक पर हमसे चर्चा करेंगे, और अगर कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज पेपर फर्स्ट बीए पार्ट 3 का समाजशास्त्रीय विचार, टॉपिक कार्ल मार्क्स,
उसमें दो सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझा, पढ़ा और जाना। उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों सिद्धांत को, जो कि अतिरिक्त मूल और अलगाव के सिद्धांत से भी टच हैं, लेकिन ये दोनों सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है, केवल वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, जिसे आप इस तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।